ओस्लो एयरपोर्ट हद दर्जा खूबसूरत है। जाना तो स्वीडन था, लेकिन फ़्लाइट ओस्लो एयरपोर्ट तक की थी। वहाँ से मुतअद्दिद एयरलाइंस के मुसाफिर जहाज़ स्टॉकहोम आते जाते रहते हैं। फ़्लाइट वक्त पर थी। बोर्डिंग पास पहले ही मेरे पास था। काउंटर पर गया। स्टाफ हद दर्जा खुश अखलाक है। बोर्डिंग पास देखकर मुझे कहने लगे कि एक मुसाफिर है, उसे एमरजेंसी में स्टॉकहोम पहुँचना है। अगर आप अपनी नशिस्त उसे दे दें तो मेहरबानी होगी। अगली फ़्लाइट सिर्फ 45 मिनट बाद है। जिस महज़ब और शाइस्ता ज़बान में एयरलाइन के स्टाफ ने दरख्वास्त की, मैंने हामी भर ली। मैं अपनी नशिस्त अजनबी इंसान को देखकर कॉफ़ी शॉप में बैठ गया। कॉफ़ी का कप ख़त्म करते करते अगली फ़्लाइट का वक्त आ गया। काउंटर पर दोबारा पहुंचा तो अमले ने बताया एयरलाइन ने आपका इकॉनमी क्लास का टिकट बिज़नेस क्लास में मुंतकिल कर दिया है। मुझे बड़ी हैरत हुई, ताहम मैंने इनकार कर दिया और कहा मैं इकॉनमी के टिकट पर सफ़र कर रहा हूँ। मुनासिब नहीं लगता कि एक मामूली सी वजह की बदौलत बिज़नेस क्लास में सफ़र करूँ। फ़िज़ाई मेज़बान ने हद दर्जा तवज्जो से कहा कि सर, हमारी फ़िज़ाई कंपनी की पॉलिसी है कि जो भी मुसाफिर किसी और मुसाफिर की मुश्किल को हल करता है, उसकी नशिस्त फ़ौरन अपग्रेड हो जाती है। खैर 5-6 मिनट की बहस व मुबाहिसे के बाद बिज़नेस क्लास का बोर्डिंग पास ले लिया। छोटा जहाज़ था, 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा का सफ़र था। आराम से नशिस्त पर बैठा बाहर नीले आसमान और सफ़ेद बादलों को देख रहा था। बिज़नेस क्लास के कैबिन में 10-12 मर्द और ख़वातीन खुशगपियों में मसरूफ़ थे। इतनी देर में जहाज़ का बर्सर मेरे पास आया। तमीज़ से कहने लगा कि क्या आपका बोर्डिंग कार्ड देख सकता हूँ। बिज़नेस क्लास का कार्ड देखा और शुक्रिया अदा करके वापस चला गया। गौर से इधर उधर देखा तो महसूस हुआ कि मैं वाहिद देसी आदमी यहाँ मौजूद हूँ। बाकी तमाम मर्द और औरतें सफ़ेद फाम हैं। बरसर ने किसी भी गोरे या गोरी का बोर्डिंग पास चेक नहीं किया। ऐसे लगा कि मेरा कार्ड सिर्फ इसलिए देखा गया कि मैं गोरा नहीं हूँ। सोचकर सीट के ऊपर लगी हुई बेल दी। फ़िज़ाई मेज़बान को बुलाया। एयर होस्टेस आई तो उसे कहा कि बरसर को ज़रा बुला लीजिए। खैर 2-4 मिनट बाद बरसर आ गया। सवाल किया कि आपने बिज़नेस क्लास के कैबिन में सिर्फ मेरा कार्ड चेक किया। जवाब मिला, ये तो मेरी ड्यूटी है। मैंने पूछा अगर ये आपकी ड्यूटी है तो बाकी मुसाफिरों के बोर्डिंग पास चेक क्यों नहीं किए। मेरे साथ इम्तियाजी सलूक इसलिए किया गया कि मेरी चमड़ी गोरी नहीं है। बरसर के पास इन सवालात का कोई जवाब नहीं था। हर हवाई जहाज़ में एक कंप्लेंट बुक होती है जिसमें मुसाफिर फ़िज़ाई मेज़बानों और अमले के मुतल्लिक अपनी शिकायत लिख सकता है। बरसर को कहा कि ज़रा कंप्लेंट बुक ले आइए। यह तो रंग और नस्ल की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक है और यह किसी भी इंसान के लिए नामुनासिब रवैया है। खैर किताब देकर बरसर गायब हो गया। सोच ही रहा था कि क्या लिखूं। एक पुख्ता उम्र का इंसान मेरे पास आ गया। तारफ़ करवाया कि जहाज़ का कप्तान हूँ, बात करना चाहता हूँ। बड़ी शाइस्तगी से कहने लगा कि बरसर ने बहुत बड़ी गलती कर दी और तमाम अमला उसकी हरकत पर शर्मिंदा है। अगर शिकायतों की किताब में इसके ख़िलाफ़ ये लिख दिया गया कि इसने जिल्द और नस्ल की बुनियाद पर आपके साथ इम्तियाजी सलूक किया है तो ना सिर्फ इसकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी बल्कि इसे पूरे मुल्क यानी स्वीडन में किसी भी जगह नौकरी मिलना नामुमकिन हो जाएगा। बाकी फ़ैसला आपका है कि कंप्लेंट बुक पर क्या लिखना है। 10-15 मिनट सोचने के बाद फ़िज़ाई मेज़बान को बुलाया और कुछ भी लिखे बगैर किताब वापस कर दी। बरसर तकरीबन भागता हुआ मेरे पास आया और बार बार शुक्रिया अदा करने लगा। खैर मैंने उसे बता दिया कि आइंदा किसी भी गैर मुल्की जो सफ़ेद फाम ना हो उससे नारवा सलूक ना करे। बात ख़त्म हो गई। स्टॉकहोम पहुंचा। 10-15 दिन बाद लाहौर वापस आया तो घर पर उस फ़िज़ाई कंपनी की तरफ से एक ख़त पड़ा मिला जिसमें लिखा था कि वो मुहज़्ज़बाना रवैये से हद दर्जा मुतासिर हुई है और अगर मैं इस एयरलाइन पर सफ़र करना चाहूँ तो मुझे एक मुफ्त टिकट मिल सकता है। मैंने ये ऑफ़र शुक्रिया के साथ वापस कर दी। वाक़या को मुकम्मल तौर पर भूल गया, मगर 4 माह पहले एक मुकामी एयरलाइन में कराची जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ जिस मजबूरी के तहत अमला जाली खिदमतगार होने का हक़ अदा कर रहा था। वो वाकई अजीब सा था। उनकी कोशिश थी कि फ़्लाइट ख़त्म हो और वो मुसाफिरों से अपनी जान छुड़ाएं। अगर आपने पानी का गिलास मांग लिया तो अमला की कोशिश थी कि फरमा दें कि जनाब 30 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि फ़िज़ाई मेज़बान हद दर्जा मसरूफ़ हैं। खैर इस बात पर हैरत या फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा इज्तिमाई रवैया, ज़ाती रवैया बल्कि कौमी रवैया हरगिज़ इंसान दोस्त नहीं है। और सच ये भी है कि हमें तुर्श रवैयों की इतनी आदत हो चुकी है कि हर जगह हर मुकाम पर इसे अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लेते हैं। वसूख से अर्ज़ करूँगा कि अक्सरियत एक दूसरे की दिल आज़ारी करना फ़ख्र की बात समझते हैं। खुश अखलाक़ी से बात करना तो खैर शजरे ममनुआ है। हमारी पहचान ही बदतमीज़ी और बद अखलाक़ी है। मामला कुछ यूँ है कि अवाम की वाज़ेह अक्सरियत को इतना दबा कर रखा गया है कि ना तो उन्हें अपने इंसानी हकूक़ का अंदाज़ा है और ना ही कोई हुकूमती
یا ریاستی ادارہ ان حقوق کی پاسداری کرنے کو تیار ہے۔ نتیجہ میں عوام کی اکثریت تلخ ہو چکی ہے۔ اگر آپ نے پاسپورٹ بنوانا ہے اور آپ کی کوئی سفارش نہیں ہے تو یقین فرمائیے کہ 2-4 گھنٹوں میں آپ کے ساتھ مکمل حیوانی سلوک کیا جائے گا۔ لوگوں کا ہجوم، قطار کی غیر موجودگی، ٹاؤٹوں کی یلغار، ان گنت انسانی ہاتھ جو ایک کھڑکی کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ عام آدمی کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کسی سرکاری ادارہ یا دفتر میں چلے جائیے، سب سے پہلے باور کروایا جائے گا کہ آپ انسانی سطح سے نیچے کے لوگ ہیں۔ ہمارے جیسے ملکوں کا کمال یہ ہے کہ ہماری حکومتوں اور اداروں نے انسانوں کو ہر شائستگی اور حقوق سے ایک نظام کے تحت مبرہ کر دیا ہے۔ کسی پاکستانی کو یقین نہیں کہ وہ کسی سرکاری دفتر سے اپنا جائز کام کروا سکتا ہے۔ مثلاً پولیس کا محکمہ عام آدمی کی حفاظت کے لیے بنا ہے، مگر کیا وہ کسی کو بھی تحفظ فراہم کر سکتا ہے؟ کیا تھانوں میں تشدد کا استعمال معمول نہیں ہے؟ کیا ہماری جیلوں کے پھاٹک روزانہ کی بنیاد پر نیلام نہیں ہوتے؟ دراصل ملاقاتیوں کو اتنا ذلیل کیا جاتا ہے کہ وہ جیل کے عملے کو پیسے دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسے پھاٹک پر وصول کیا جاتا ہے۔ بڑی جیلوں میں یہ رقم روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں میں چلی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ 7 دہائیوں سے قائم و دائم ہے۔ دراصل ملک بنانے کے بنیادی محرکات پر غور فرمائے تو ایسا لگتا ہے کہ جو دعوے ایک آزاد قوم کی تشکیل کے لیے کیے گئے تھے، قائد اعظم کی وفات کے بعد ان پر کسی نے توجہ نہیں دی۔ کسی سیاسی یا غیر سیاسی حکومت نے عوام کو انسان نہیں سمجھا، ان کے حقوق کی حفاظت کرنے کی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ یہ سلسلہ کسی ایک حکومت کی کہانی نہیں ہے، یہ حکومتی جب انتہائی مقدس لباس میں مسلسل جاری ہے۔ اب تو خیر یہ معاملہ عوام سے نکل کر خواص تک جا پہنچا ہے۔ ادارے اور سیاستدان ایک دوسرے سے الجھ چکے ہیں۔ ادارے آپس میں اس طرح دست و گریبان ہیں کہ عوام کی فکر مانی نہیں رکھتی۔ کیا یہ قیامت نہیں کہ گزشتہ 1 سال سے ملک میں ایک بھی کارخانے کا اضافہ نہیں ہوا؟ کیا موجودہ حکومت نے عوام کے سہولت کے لیے کوئی منظم قدم اٹھایا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پوری توجہ اپنے سیاسی حریفوں کو ذلیل و رسوا کرنے کی ہے، بلکہ اب تو یہ خواہش مخالفین کی زندگی ختم کرنے تک جا پہنچی ہے۔ سیاسی دشمنی اب ذاتی دشمنی ہے اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھاوا آئے گا۔ ابھی تو عوام کے لیے ذلتوں کا دریا ہے، دیکھتے رہیے تھوڑی دیر بعد عام لوگوں کے لیے ذلتوں کا سمندر سامنے آ جائے گا۔ جو اس میں ڈبکی نہیں لگائے گا یا کسی بھی سطح پر کہے گا کہ یہ ناانصافی ہے، اسے ملک دشمن، غدار، دہشت گرد اور شرپسند ثابت کیا جائے گا، اور یہ حربہ اور حکمت عملی کامیاب بھی ہوگی۔ دراصل انسانی حقوق کی پاسداری تو دور کی بات ہے، غریب عوام کو اب انسان سے نچلی کوئی مخلوق کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ کسی کا کوئی والی وارث نہیں۔ حکومتیں اور ادارے اب صرف جائز یا ناجائز پیسہ کما کر عوام کو برباد کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار نظر آتے ہیں۔ موجودہ پسماندگی کی کس سے شکایت کریں اور کیسے کریں؟ ہمارے ملک میں تو شکایت کرنا بھی اب سے ہے۔ دراصل یہاں کوئی کمپلیٹ بک ہے ہی نہیں، لہٰذا سانس لینی ہے تو اپنے آپ کو ذلتوں کا عادی بنائیے، شاید زندگی کا سفر کسی بڑی مشکل کے بغیر کٹ ہی جائے۔